Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 और क्लास 10 की साइंस फुल कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से अवेल कर सकते हैं। सो भाई, विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन। इसका मतलब मैम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। करेक्ट, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जिसका लास्ट सेशन मैंने लिया था डायलिसिस का। तो अगर आपने इसके सेशन मिस कर दिए तो भाई जाकर लगा लो, लाइव प्रोसेस को बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है, बहुत अच्छे से मैंने मास्टर कराने की कोशिश करी है, तो जल्दी से लाइव प्रोसेस को वहां से कवर कर लेना। तो यहाँ से आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसका सारा का सारा क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट, एनसीईआरटी के इंटेक्स, एक्सरसाइज, एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, एमआईक्यूज, सब कुछ लेकर आऊंगी, डोंट वरी। तो भाई चलो जल्दी से हेडिंग लगा लो, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन पार्ट 1। यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? क्योंकि इस वाले सेशन में मैं सिर्फ 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी और नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो भाई जल्दी से आप हेडिंग लगा लीजिए। तो अब ये क्वेश्चन कौन सा वाला आप सोचेंगे मैम एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन कौन सा है? जो ब्लू कलर के आपको नजर आते हैं ना, ब्लू कलर के क्वेश्चंस, वो हैं क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको लगाने चाहिए सारे के सारे क्वेश्चंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग जैसे देख पा रहे हैं, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। ओके, ये बोल रहे हैं कि जो डिफ्यूजन होता है ना स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है मैम, पहले डिफ्यूजन ही जान लें। डिफ्यूजन होता है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल from higher concentration to the lower concentration, टू दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो डिफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट? किसी भी पार्टिकल का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना। अब ये बोल रहे हैं कि जो डिफ्यूजन है वो इनसफिशिएंट क्यों है टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। हमारे लिए अगर मान लो हमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करानी है, तो हम डिफ्यूजन के थ्रू क्यों नहीं करा सकते उसको? क्यों हमारे लिए वो इनसफिशिएंट है? स्टूडेंट्स, उसका आंसर क्यों होगा? देखिए, आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो हमारी बॉडी में कौन ट्रांसपोर्ट कराता है? आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वही ट्रांसपोर्ट करा रहा है। मतलब आरबीसी बेसिकली हमारे ऑक्सीजन को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करा रही है। अब डिफ्यूजन से काम क्यों नहीं हो सकता? डिफ्यूजन मैम, डिफ्यूजन में गैसेस का तो होता है ना इधर से उधर। स्टूडेंट्स, उसका प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हम लोग हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारे पास बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारी हर सेल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है इन्वायरमेंट के। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे ये सेल्स हैं यहाँ पे, मतलब जैसे आप आई का जो व्हाइट वाला पार्ट आपको दिखता है, वो डायरेक्ट ऑक्सीजन ले सकते हैं एनवायरनमेंट से। बट अगर मान लो मैं अपनी किडनी की सेल्स की बात करूँ, वो कैसे लेंगे डायरेक्ट ऑक्सीजन? वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर एनवायरनमेंट के है ही नहीं, तो वो डायरेक्ट ऑक्सीजन ले ही नहीं सकती, क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू सिर्फ वही पार्ट ऑक्सीजन ले सकता है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है एनवायरनमेंट के। जैसे आप प्लांट्स में देखते हैं, प्लांट्स में डिफ्यूजन के थ्रू ही ये ऑक्सीजन वगैरह इन सब का ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं जैसे लीफ है, ठीक है, तो डिफ्यूजन के थ्रू स्टोमेटा के थ्रू अंदर आ जाती है ऑक्सीजन, एंड CO2 अंदर, वो ऑक्सीजन अंदर होती है, वो बाहर चली जाती है, CO2 बाहर होती है, अंदर आ जाती है। तो ये उन पार्ट्स के लिए पॉसिबल होता है, उन ऑर्गेनिज्म के लिए पॉसिबल होता है जिनका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट इन्वायरमेंट के साथ रहे। बट ह्यूमन बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता है। ह्यूमन बॉडी की सेल्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती है एनवायरनमेंट के लिए, इसलिए डिफ्यूजन से हम लोग ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करा सकते। अगर आप ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराओगे ना डिफ्यूजन से, तो कम से कम 3 साल लगेंगे ह्यूमन बॉडी में सर से पैर तक पहुंचने के लिए। समझ गए तुम लोग ये वाला पॉइंट? और इतने में आदमी मर जाएगा, 5 सेकंड में मर जाएगा अगर ऑक्सीजन ना मिले। ऑक्सीजन अगर अर्थ पे से खत्म कर दी ना, 5 सेकंड नहीं लगेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। समझे? तो अब पहले ये छोड़ो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अगर लेना हो तो अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है। In multicellular organisms like human, all the body cells are not in direct contact with the surrounding environment. सारी की सारी बॉडी सेल्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट के। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। Therefore, every cell of the body will not get oxygen, जिसकी वजह से हर सेल को
बॉडी की हर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला है, एज पर नीड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू फ्रॉम द एनवायरमेंट, देयरफॉर डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग डिफ्यूजन से ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सारी की सारी सेल्स इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होती हैं। समझे वाला पॉइंट आप लोग? अब आप सोचेंगे मैम इन्वायरमेंट क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में तो ऑक्सीजन है ना, और डिफ्यूजन बेसिकली क्या है, हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आना। तो जब हमारी सारी सेल है ही नहीं कांटेक्ट में, तो हमारी उन सेल्स को कैसे ऑक्सीजन मिलेगी जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं, वो तो मर जाएंगी और अल्टीमेटली ह्यूमन की डेथ हो जाएगी। समझे वाला पॉइंट आप लोग? देखो व्हाट क्राइटेरिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कौन सा क्राइटेरिया है जिसमें हम लोग ये पता करेंगे कि कोई इंसान जिंदा है या नहीं? तो स्टूडेंट्स मैंने उसके आपको 3-4 फैक्टर्स बताए थे, जिसमें से जैसे कि आपको पहला ही अगर मैं बताना चाहूँ तो मूवमेंट में क्या होता है स्टूडेंट कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जिंदा है। जैसे कि कैसी मूवमेंट हो सकती है वो, मान लीजिए वो इस तरीके से हाथ पर हिला पा रहा है, तो वो मूवमेंट कर रहा है। इट मीन्स कि मैम मूवमेंट एक ऐसा फैक्टर होता है जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि वो इंसान जिंदा है या नहीं है। नेक्स्ट, ग्रोथ, अगर वो ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ में मैंने आपको बताया था सारी ग्रोथ अलाइव के लिए नहीं होगी, क्योंकि ग्रोथ तो ये भी हो सकती है कि आपके पास एक कचरे का ढेर है, आज वो इतना था कल वो इतना हो गया, तो मैम वो भी तो ग्रोथ है ना, वो चीज बढ़ रही है। ग्रोथ में भी आपका इंट्रिंसिक या फिर इसको हम बोलेंगे इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल जो अंदर से ग्रोथ है ना स्टूडेंट्स, वो आपको बताएगा कि कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है या नहीं। जैसे कि मान लो कोई जाइगोट था, ये कोई जाइगोट थी, मतलब सेल थी, तो अब ये जाइगोट क्या करेगा स्टूडेंट, यहाँ से ये डिवाइड करेगा, मतलब इसके अंदर सेल डिवीजन होगा, और जब इसके अंदर सेल डिवीजन होता रहेगा, तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, ये यहाँ पर एक ऐसे यहाँ से इसकी सेल्स बढ़ती रहेंगी एंड अल्टीमेटली एक पूरे ऑर्गेनिज्म को ही जन्म दे देगा। तो मतलब कि मैम इसने अंदर से ग्रोथ करी है, इंटरनली इसके अंदर ग्रोथ हुई है। तो अगर किसी के अंदर इंटरनली ग्रोथ हो रही है तो वो आपका एक अलाइव फैक्टर हो जाएगा, मतलब वो बताएगा कि कोई चीज़ लिविंग है या फिर डेड है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया आपका। आप ले सकते हैं नेक्स्ट फैक्टर, जैसे कि मूवमेंट, ग्रोथ एंड आपका थर्ड फैक्टर आ जाएगा मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स? मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं जितनी भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में चल रही हैं, आपकी सेल के अंदर चल रही हैं, वो क्या हो जाएंगे, आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो जाएंगी, जिनके थ्रू आप बता सकते हैं कि भाई कोई चीज़ जिंदा है या नहीं है। समझे वाला पॉइंट आप लोग? समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम, ये वाली चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। और जैसे कि आपका हो सकता है रेस्पिरेशन या फिर हो सकता है आपका ब्रीदिंग, जैसे कि आप ले, अगर आप ये वाला काम करें, ब्रीद आप करें, तो सबसे बड़ा फैक्टर है। मान लो कोई बेहोश हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग उसके यहाँ पे हाथ रख के देखते हैं कि भाई जिंदा है या मर गया। मतलब कैसे हम ये तो पता कर पा रहे हैं वो ब्रीथ कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ब्रीथ कर पा रहा है मतलब कि वो जिंदा है, नहीं कर पा रहा तो वो मर गया। समझे वाला पॉइंट आप लोग? ब्रीदिंग आप इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब फैक्टर को ले सकते हैं। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज बेसिकली आपने जब वो ब्रीथ करा तो जो आपको ऑक्सीजन मिली, उस ऑक्सीजन का आपने यूटिलाइजेशन करा, जब भी तो आपने CO2 रिमूव करी। समझो मेरा ये वाला पॉइंट? तो इन सब फैक्टर्स के थ्रू आप बता सकते हैं, ये वो क्राइटेरिया है जो डिसाइड करेंगे कि कोई चीज़ जिंदा है या नहीं है। समझ में आई वाली चीज़ आप लोगों की? जिंदा कोई चीज़ है उसको आप कैसे पता करेंगे? मैम या तो वो ग्रोथ कर रही है, कैसी? इंटरनल ग्रोथ, या तो मैम वो कोई मूवमेंट कर रहा है, डन, या फिर मैम वो ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन को परफॉर्म कर रहा है। ब्रीदिंग इज बेसिकली मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सांस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये आपका हो जाएगा लिविंग फैक्टर। एक स्क्रीनशॉट लो इसका, अब देखो आप पढ़ते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट, द मेन क्राइटेरिया यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव आर ब्रीदिंग, वही मैंने बताया, भाई सांस ले रहा है नहीं ले रहा है। रेस्पिरेशन, हाउएवर रेस्पिरेशन क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि देखो रेस्पिरेशन इज बेसिकली क्या है, उस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। और जब उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ मतलब जो आपने ब्रीथ करा, तो वो ऑक्सीजन जो आई वो उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देगी। अब जो उससे प्रोडक्ट बना, क्या बनता है? CO2, वाटर एंड ATP। वो CO2 निकालोगे ना, ब्रीदिंग यही थोड़ी है सांस अंदर लेना, भाई छोड़ोगे भी ना, छोड़ोगे क्या? CO2। तो मतलब कि ये फैक्टर हो जाएगा आपका कोई चीज़ लिविंग है। दूसरा, ग्रोथ एंड मूवमेंट, अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड मूवमेंट को भी शो कर रहा है, ग्रोथ भी कौन सी वाली स्टूडेंट आपकी? ग्रोथ भी आपकी इंटरनल ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ? इंटरनल वाली जो ग्रोथ होगी आपकी। डन, आगे बढ़ जाऊँ, समझ में आगे वाला क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसका कमेंट सेक्शन में डाला करो, मैं उसका नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। देखो, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ओके, हम लोग रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्ची सामग्री इन द सेंस, मान लो तुम्हें दाल चावल बनाना है,
अब जब तुम्हें दाल चावल बनानी है तो तुम्हें उसके लिए दाल भी लगेगी, उसके लिए चावल भी लगेगा। तो कच्ची दाल कच्चे चावल ही लेकर आओगे ना, जब भी तो उसको पकाओगे और फिर खाओगे। तो ऐसी ऑर्गेनिज्म को भी कुछ कच्ची चीज़ें लगती हैं अपने न्यूट्रिशन को गेन करने के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स ऑटोट्रॉफ्स की, अगर मैं ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो आप यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करेंगे कि ऑटोट्रॉफ्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपना खाना खुद से ही बना रहे हैं। मानते हो नहीं मानते हो मेरी बात? कौन है ऑटोट्रॉफ्स? ऑर्गेनिजम्स विच मेक इट्स ऑन फूड। जैसे कि प्लांट्स, जैसे कि मैं सबसे तगड़ा एग्जाम्पल क्या ले सकती हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल प्लांट्स। क्या ले सकती हूँ मैं? प्लांट्स ले सकती हूँ। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स को क्या कच्ची सामग्रियाँ चाहिए बताओ जरा। प्लांट्स कैसे अपना खाना बना रहे हैं कि मैम वो CO2 लेते हैं, वो साथ में वाटर लेते हैं, एंड वो सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो बना लेते हैं यहाँ से ATP, साथ में आपका ATP बोल रही हूँ, देख रहे हो दिमाग चल रहा है मेरा यहाँ पे, रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन, वो बना लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे ग्लूकोज, और साथ में रिलीज कर देते हैं ऑक्सीजन। तो बेसिकली मैम उन्होंने ये ग्लूकोज बना लिया जो उनका क्या है, एनर्जी सोर्स है, जिससे वो एनर्जी निकाल लेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि क्या आउटसाइड रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स ले रहे हैं, क्या क्या लिया उन्होंने, CO2 एंड वाटर को लिया। तो CO2 एंड वाटर रॉ मटेरियल हो जाएगा फॉर द प्लांट्स। समझे वाला पॉइंट आप लोग मेरा? समझे वाला पॉइंट? अब जैसे मान लो हम लोग, मैं बात करूँ हेटरोट्रॉफ्स के बारे में, अगर मैं हेटरोट्रॉफ्स के बारे में बात करूं तो हेटरोट्रॉफ्स बेसिकली कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना न्यूट्रिशन दूसरों से ड्राइव कर रहे हैं, मतलब दूसरों से ले रहे हैं ऑर्गेनिजम्स। which takes nutrition from the other organism, जो किसी और ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं बात करने लगूँ, इसमें मैंने आपको कैटेगरीज पढ़ाई थी हेटरोट्रॉफ्स के अंदर, कौन कौन से थे। अब आपके वो हेटरोट्रॉफ्स कुछ भी हो सकते हैं। मान लो आपके यहाँ पे हार्बीवोर हो गए, हार्बीवोर। तो हार्बीवोर के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? प्लांट्स, बेसिकली प्लांट्स ही वो खाते हैं। तो हार्बीवोर का रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लांट्स। फिर अगर मैं बात करूं किसकी, कार्निवोर की, तो कार्निवोर्स में कौन हो जाएगा? कार्निवोर्स में बेसिकली वो किस, क्या है उसका रॉ मटेरियल, मतलब वो किससे अपनी एनर्जी बना सकता है? हाँ, क्या, किससे? एनिमल्स को खा के। जैसे जो शेर होगा वो डियर को ही खाएगा। देन एक कैटेगरी आई थी ओमनिवोर की। ओमनिवोर वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जैसे हम लोग प्लांट्स भी खाते हैं और हम लोग एनिमल्स भी खाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल, समझ में आप लोगों को? तो ये कैटेगरीज हो जाएंगी। इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म रॉ मटेरियल्स को ले रहा है, समझे? रॉ मटेरियल बेसिकली क्या है, जिससे वो एनर्जी को ड्राइव कर पा रहा है। समझ में आया वाला क्वेश्चन? समझ में आया? अब तो कभी डाउट नहीं आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया? लो। अब देखो आंसर। एनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज अ रॉ मटेरियल। हेटरोट्रॉफ यूज फूड एंड ऑटोट्रॉफ्स यूज, वही हेटरोट्रॉफ फूड को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। आपके हार्बीवोर प्लांट्स यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, खा रहे हैं ना उससे एनर्जी निकालेंगे वो। कार्निवोर एनिमल्स का यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, जिससे वो एनर्जी निकालेंगे। ऑमनिवोर जैसे हम प्लांट्स एनिमल दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑटोट्रॉफ जैसे कि प्लांट, वो CO2 एंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिनरल्स वगैरह चाहिए उनको। तो हर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को भी यूज कर रहा है एज अ रॉ मटेरियल। समझे वाला पॉइंट? समझे या नहीं समझे? तो मतलब कि आप रॉ मटेरियल को यूज कर रहे हैं जिससे आप एनर्जी निकाल सके। आप एनर्जी अब जब आप निकालेंगे, मान लो आपको फूड भी मिल गया, वो फूड आपको कैसे मिला मैंने आपको बता दिया। ऑक्सीजन भी आपको चाहिए क्योंकि उस फूड को ऑक्सीडेशन तो आपको करना ही पड़ेगा ना। नेक्स्ट, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो आपको लिए रिक्वायर्ड हैं कि जब भी आपकी लाइफ प्रोसेस कर सकती है, मतलब अगर ये प्रोसेस ना हो तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। कौन से हैं वो बताए थे मैंने, कौन कौन से हो जाएंगे मैम? सबसे पहला हो जाएगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेसिकली अगर कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन नहीं लेगा, न्यूट्रिशन इज इन द सेंस कि मैम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फूड लेते हैं और उस फूड को यूटिलाइज करते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि एनर्जी वगैरह निकालते हैं। दिस इज द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड को यूटिलाइज, मतलब कंज्यूम कर रहा है एंड देन उसको यूटिलाइज कर रहा है। The food organism
consumes and utilizes the food. किसके लिए? फॉर एनर्जी. एंड यूटिलाइजेज द फूड फॉर एनर्जी. एनर्जी के लिए स्टूडेंट्स वो क्या कर रहा है? वो उस फूड का इस्तेमाल कर रहा है. दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन मैंने आपको बहुत टाइप का पढ़ाया था. बताओ भाई जल्दी से. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैम, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म खुद ही अपना खाना बना रहा है एंड देन उसको यूज कर रहा है, जैसे कि प्लांट्स. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो चुका है, जिसमें मैंने आपको 3 फैक्टर्स पढ़ाए थे, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक. सैप्रोफिटिक में जो ऑर्गेनिज्म था वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले रहा था. फिर मैंने आपको बताया था होलोजोइक. होलोजोइक में एक सॉलिड फूड को ऑर्गेनिज्म रख रहा था अपने मुंह में एंड देन उससे उसको चबा वबा के मतलब उसको डाइजेस्ट करके अपना फूड ले रहा था. नेक्स्ट था पैरासिटिक, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो था वो जिंदा ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले रहा था. तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैम. अगर ये नहीं होगा तो हम तो मर जाएंगे, हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूट्रिशन के थ्रू ही तो हम फूड ले पा रहे हैं ना. डन. उसके बाद जो भी आपने फूड लिया उसको आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा. मतलब मैम डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. डाइजेशन में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है हम उसको तोड़ देते हैं इनटू द सिंपलर फूड सब्सटेंस. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स substance into the simpler substance. क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस के अंदर तोड़ देते हैं. दिस इज कॉल्ड डाइजेशन. तो मैम डाइजेशन तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए आपने प्रोटीन खाया. अब प्रोटीन तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, आपकी बॉडी तो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती, तो उसको हमें तोड़ना पड़ेगा अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, क्योंकि उस अमाइनो एसिड को ही आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर सकती है और उसी से बाद में एनर्जी निकाल सकती है. जैसे मान लो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया. अब कार्बोहाइड्रेट जैसे मान लो आपने स्टार्च खाया, तो स्टार्च तो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना, आपको उसको बहुत ही सिंपल फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, जैसे ग्लूकोज की फॉर्म में, और वही ग्लूकोज से बाद में बॉडी एनर्जी निकालेगी. समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? डन. क्लियर होती है बात? यस मैम. फिर आपने डाइजेशन वगैरह कर दिया. डाइजेशन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट आपके लिए? अब मैं बात करूँ जैसे रेस्पिरेशन की. अब डाइजेशन से बेसिकली आपने वो फूड निकाले जिससे आपको एनर्जी निकालनी है. रेस्पिरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग उस फूड से, जो हमने फूड खाया, उससे एनर्जी निकालेंगे. क्या होगा हम यहाँ पे देखेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. रेस्पिरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? या फिर आप ये बोल सकते हैं द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. फूड का ऑक्सीडेशन करेंगे टू रिलीज द एनर्जी. टू रिलीज द एनर्जी. एनर्जी निकालने के लिए उस फूड का ऑक्सीडेशन हमें करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? रेस्पिरेशन में. डन. अब आपने जब उससे एनर्जी निकाल ली तो उसके बाद कुछ वेस्ट चीज़ें में निकलेंगी, उस वेस्ट चीज़ को भी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा. ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जैसे आपको पढ़ाया था मैंने किडनी वाला, अगर किडनी नहीं है बॉडी में तो भाई बंदा मर जाएगा, कि वेस्ट प्रोडक्ट का बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप आपके लिए एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक्सक्रीशन तो पहले बाद में आएगा. ओ अभी डिलीट हो जाता. सर्कुलेशन आएगा सबसे पहले. यस. ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि जो भी फूड आपने यहाँ पे खाया था स्टूडेंट्स, जो भी फूड आपने खाया, हाँ, जो ग्लूकोज वगैरह था या ऑक्सीजन, इन सब स्टेप्स के लिए तो ट्रांसपोर्टेशन वही हो जाएगा कि आप चीज़ों को क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, इन सबको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लो आपके पास ऑक्सीजन तो आ गई ब्रीदिंग के थ्रू, बट वो सेल तक कैसे पहुंचेगी? थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आपका हार्ट वगैरह और ब्लड वेसल्स आती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आपका लास्ट जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है आपका एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन है कि जितना भी मैम हमने अभी तक क्या करा है, एक्सक्रीशन है कि मैम जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर जैसे फूड हमने यूटिलाइज कर लिया, उससे हमने एनर्जी निकाली, उस दौरान कुछ ऐसी चीज़ें बनी होंगी जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लिवर में आपका जो
प्रोटीन वगैरह होता है वो टूटता है, जैसे अमाइनो एसिड टूटता है तो उसमें से NH2 वाला पार्ट लिवर निकाल देता है, जितना पार्ट बचता है उससे ग्लूकोज बना लेता है। अब वो NH2 वाला पार्ट नाइट्रोजनस वेस्ट है विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, उसको निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए हमें एक्सक्रीशन चाहिए। तो एक्सक्रीशन क्या है? बेसिकली रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस and other waste from body, समझे वाला पॉइंट? तो ये 5 जो प्रोसेसेस हैं ये इतने असेंशियल हैं। तो व्हाट प्रोसेसेस? ये प्रोसेसेस हैं जो लाइफ मतलब लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें से एक भी मिस हुआ बंदा साफ है। ये बात तुम लोग को दिमाग में डालनी पड़ेगी। एक्सक्रीशन मिस करोगे तो नाइट्रोजनस वेस्ट का बिल्डअप होगा जिससे डेथ हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं होगा तो बेसिकली जो भी ऑक्सीजन ले रहे हो वो सेल तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। तो सेल के पास अगर ग्लूकोज पहुंच भी गया तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा और एटीपी नहीं बन पाएगा। और एटीपी नहीं बन पाया तो जितने भी एसेंशियल फंक्शंस हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन उनके लिए हमें एटीपी चाहिए, वो नहीं हो पाएंगे और बंदे की डेथ हो जाएगी। डाइजेशन इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी खा रहे हो उसको ऐसी फॉर्म में लेकर आओ जिसको बॉडी एब्जॉर्ब कर ले। ये थोड़ी है कि ऐसे डाल दिया सामने बॉडी करती फिर जो भी, वो नहीं कर पाएगी भाई एब्जॉर्ब। आपको इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा जिससे वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ खाओगे नहीं तो एनर्जी कहाँ से निकालोगे उससे। समझ में आया? ये 5 स्टेप आप लोगों को, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। देखो भाई, तो कौन से स्टेप हो जाएंगे आपके? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, और आप इसमें डाइजेशन भी ऐड कर लीजिएगा। समझे वाला पॉइंट? ये स्टेप्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर मेंटेनिंग द लाइफ। नेक्स्ट, what are the difference between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition में स्टूडेंट्स क्या होता है, डिफरेंस होता है? तो आइए बताती हूँ मैं आपको इसका डिफरेंस। देखो स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद से ही बनाने वाला है। ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड। मेक इट्स ओन फूड, अपना खाना वो खुद ही बनाएगा। ऐसे टाइप का जो न्यूट्रिशन होगा वो होगा आपका क्या? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक में हम लोग क्या देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म खुद से अपना खाना नहीं बनाएगा, वो किसी और पर डिपेंड रहने वाला है फॉर द फूड। organism depends on other organism for their food, फिर इसमें आप लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है, कौन है वो? ये पावर किसके पास है भाई? ये पावर है आपकी प्लांट्स के पास। एंड सर्टेन बैक्टीरियाज, वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक है नेचर में। तो प्लांट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? प्लांट्स के पास ये सुपर पावर है कि वो अपने खाने को बना सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो क्या करते हैं? वो पकड़ते हैं CO2 को, साथ में वो पकड़ते हैं वाटर को, एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में स्टूडेंट्स वो इसको किसमें वो कर देते हैं, यहाँ से ग्लूकोज बना लेते हैं वो लोग, एंड अल्टीमेटली यहाँ से ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। अब वो ग्लूकोज वो खुद यूज करेंगे जितना भी उनको यूज करना है अपने एनर्जी वगैरह निकालने के लिए, और इसको स्टोर कर लेंगे और बाद में हम लोग इसी ग्लूकोज को यूज कर लेते हैं। हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। हेटरोट्रॉफिक में हम लोग देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरों से अपना फूड ड्राइव करेगा, जैसे प्लांट से, एनिमल से, इनसे। जैसे इसके अंदर फर्दर 3 कैटेगरीज आती हैं। इसके टाइप्स में अगर मैं आपको बताऊं 3 कैटेगरीज हैं। होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, ये 3 टाइप के फर्दर कैटेगरीज होती हैं किसकी? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो सॉलिड फूड का इंटेक कर रहा होता है, देन उसको क्या कर रहा होता है? कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलर बना के उसको यूज कर रहा होता है। सैप्रोफिटिक में ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर
क्या कर रहा होता है, फीड कर रहा होता है। और पैरासिटिक में ऑर्गेनिज्म किस पर फीड कर रहा होता है, वो फीड कर रहा होता है आपके जिंदा ऑर्गेनिज्म, मतलब एक लाइव ऑर्गेनिज्म से वो अपना क्या ले रहा होता है, फूड ले रहा होता है, न्यूट्रिशन ले रहा होता है। समझे वाला पॉइंट आप लोग को, डिफरेंस समझ में आ गया ना? स्क्रीनशॉट जल्दी से देखो। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना खुद से ही बनाता है। बट इस वाले में हेटेरोट्रॉफिक में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, वो यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे CO2 वाटर, लाइक CO2 एंड वाटर, एंड सिंथेसाइज ईयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बट इसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना खाना खुद से तो नहीं बना सकता। तो जैसे कि अगर हम उसको, जैसे मान लो आप मुझे बोल दो कि मैम ये रही CO2, ये रहा वाटर, बनाना जरा खाना, नहीं हो सकता भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब मैं बोलूँगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो पाएगा। तो हम ये देखते हैं इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरों पर ही डिपेंड रहेगा। इसमें सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ एल्गी, मतलब वही प्लांट्स ही हैं ये ऐसे उसको फॉलो कर सकते हैं। और ऑटोट्रॉफिक में जितने भी मोस्टली बैक्टीरियाज, फंजाई अंडरगो दिस टाइप ऑफ, और जितने भी एनिमल्स हैं, मतलब हम लोग, हमारी कैटेगरी भी किसके अंदर आती है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आती है। समझ में आया वाला पॉइंट? चमका या नहीं चमका आंसर? भाई चमका तो जल्दी से इसी बात पे रेड हार्ट कमेंट कर दो। नेक्स्ट, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स मिलते कहाँ से हैं? आओ बताती हूँ, चलो भाई। तो मान लो ये है आपका, ये बता दूँ, दिस इज द लीफ। अब देखो स्टूडेंट्स, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, वो आपके 4 रहने वाले हैं। कौन कौन से? CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब ये प्लांट्स को मिलेंगे कहाँ से? देखो कहाँ कहाँ से मिलेंगे, मैं बताती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे कि ये रूट है, तो यहाँ पे ऐसे सॉइल रहने वाली है, डन। और आपको पता है कि जो वाटर होता है वो यहीं पर ही प्रेजेंट होता है नीचे की तरफ, मतलब नीचे की तरफ इज इन द सेंस कि सॉइल में भी ऐसे वाटर प्रेजेंट रहता है, मिनरल्स वगैरह भी यहीं पर ही प्रेजेंट रहते हैं। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो वाटर है, ये फ्रॉम द सॉइल ऊपर जाएगा। कहाँ से जाएगा ये? फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ अ रूट। यहाँ पर रूट के ऊपर स्टूडेंट्स क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ये रूट हेयर जो होंगे ये इस वाटर को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब कि एक तरीके से ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जो होगा वो रूट हेयर से होता हुआ कहाँ चढ़ जाएगा स्टूडेंट्स? रूट के थ्रू ऊपर चढ़ जाएगा, डन। तो जो फोटोसिंथेसिस हो कहाँ पर है? लीफ में हो रहा है, तो लीफ में इस तरीके से पानी ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो जैसे कि अब आपने देखा कि लीफ में ही फोटोसिंथेसिस हो रही है, मतलब कि CO2 एंड वाटर मैम वहाँ पे रिएक्शन करके ग्लूकोज बना रही हैं। तो इसका मतलब मैम वाटर तो हम रूट से चढ़ाएंगे। कहाँ से चढ़ाएंगे? रूट से। तो ये क्या थे जो मैंने येलो कलर के बनाए थे? दीज आर द रूट हेयर। मतलब कि मैम रूट्स के थ्रू पानी चढ़ेगा। तो वाटर कहाँ से चढ़ेगा? थ्रू रूट्स। चलिए मैम, रूट से तो हमें वाटर मिल जाएगा, डन। अब हम देखेंगे कि यहाँ से हमें CO2 कहाँ से मिलेगी? CO2 मिलेगी स्टूडेंट्स हमें थ्रू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? एटमॉस्फेयर से। बाहर बहुत सारी CO2 होगी, हाँ भाई पता है ना ये चीज़, बाहर यहाँ पर ऐसे बहुत सारी ये CO2 होगी। तो ये किसके थ्रू? ये डिफ्यूजन के थ्रू स्टोमेटा से होती हुई किसके अंदर आएगी? लीफ के अंदर आएगी। समझे किस तरीके से आएगी? देखो इस तरीके से आएगी। जैसे कि मान लो यहाँ पर आप, यहाँ पे बताती हूँ मैं छोटा सा ऐसा,
इस तरीके से। अब आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर ये जो बीच में है, दिस इज द स्टोमेटल पोर। यह स्टोमेटल पोर। तो हम ये चीज नोटिस करेंगे यहाँ पर कि इस स्टोमेटल पोर के थ्रू होती हुई CO2 अंदर जाएगी एटमॉस्फेयर से। तो CO2 एटमॉस्फेयर से स्टोमेटल पोर के थ्रू होती हुई अंदर जाएगी। तो इस तरीके से आपको CO2 भी मिल जाएगी। मतलब कि मैम हमें यहाँ पे CO2 मिल गया एटमॉस्फेयर से, हमें वाटर मिल चुका है रूट से। डन। फिर हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए मैम सनलाइट। सनलाइट तो मिल ही जाएगी भाई, प्लांट को तुमने सन मतलब पूरा ऐसे धूप में रख रखा है तो सनलाइट तो आपको ईजिली मिल जाएगी। मतलब मान लो यहाँ पर आपका ये सन है, तो यहाँ से इसको सनलाइट भी मिल जाएगी। डन। अब फिर हमें चाहिए क्लोरोफिल, हमें क्लोरोफिल भी मिल जाएगा। अच्छा, क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंट फंक्शन बताना जरा मेरे को, क्यों क्लोरोफिल चाहिए, वाई क्लोरोफिल क्यों चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए स्टूडेंट्स हमें क्योंकि ये जो सनलाइट आ रही है ना, इसको ट्रैप करने का काम क्लोरोफिल करता है। ये हमारे प्लांट के औकात से बाहर का काम है, ये क्लोरोफिल ही कर सकता है ये काम। तो बेसिकली क्लोरोफिल का फंक्शन होता है सनलाइट को ट्रैप करना। तो सनलाइट हमें कहाँ से मिलेगी, सन से मिलेगी। और क्लोरोफिल हमें कहाँ से मिल जाएगा, फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनली होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। याद है नहीं याद है, थाइलाकॉइड में भरा हुआ रहता है ना, ग्रैनम के अंदर पूरा पूरा क्लोरोफिल भरा हुआ रहता है। तो इस तरीके से हमें ये जितने भी रॉ मटेरियल्स चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए मिल गए। और अल्टीमेटली यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, C6H12O6, और साथ में हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। डन। समझ में आती है वाली चीज, जल्दी से बताओ भाई ये चीज चमकी या नहीं चमकी, स्क्रीनशॉट लो और इसी बात पर रेड हार्ट भी कमेंट करो। अच्छा ले लेना। अब देखो CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, तो ये रॉ मटेरियल्स हैं। कहाँ से मिलेंगे ये सब कुछ अभी पीछे पीछे बताया। जैसे CO2 जो हमें मिलेगी, प्लांट्स गेट CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा, बताइए ये चीज़ अभी। वाटर, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट एंड ट्रांसपोर्ट टू लीव्स, ये चीज़ बताई। सनलाइट, प्लांट्स गेट सनलाइट फ्रॉम द सन, ये चीज़ बताई। नेक्स्ट, क्लोरोफिल इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में मिल जाता है, फाउंड इन ग्रीन लीव्स एंड ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ग्रीन लीव्स में जो भी ग्रीन पार्ट है, जरूर नहीं है लीव्स ही ग्रीन हो, स्टेम भी कभी कभी ग्रीन होती है, तो बेसिकली ग्रीन पार्ट से उसमें से भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर से हमें क्लोरोफिल इजीली मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएंगे, रॉ मटेरियल्स मिल जाएंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। डन, क्लिक हो गई। व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक। अच्छा जी, ये क्वेश्चन तो मैम बहुत ही आसान है। सबसे पहले कौन सा एसिड आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है, आइए बताती हूँ। ये कौन सा एसिड की बात हो रही है यहाँ पे मैम, कहीं ये HCl तो नहीं, करेक्ट। ये कौन सा एसिड है स्टूडेंट्स, HCl है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है ये आपका HCl है, जो बेसिकली एक एसिड है। अब ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन अवर स्टमक, हमारे स्टमक में इस एसिड का रोल क्या रहता है। तो आइए बताती हूँ इसका रोल। इसका रोल कुछ ऐसा है स्टूडेंट, इसका रोल जैसे पहला रोल अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी तो इसका पहला रोल तो यही होता है कि मैम मान लीजिए आपने कुछ खाना खाया, जब आपने खाना खाया तो कुछ बैक्टीरिया की एंट्री होगी। वैसे तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आपके सलाइवा वगैरह में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, वो मार देता है, बट अगर कुछ रह गए तो उसको मारने का काम किसका होता है, HCl का होता है, इस एसिड का होता है। तो किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दी फूड, फूड के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा वो आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, वो आपका कौन मारेगा, HCl उसको मार देगा। डन। फिर नेक्स्ट आता है आपका सेकंड में क्या करेगा स्टूडेंट्स, देखिए एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, क्या एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, ध्यान से समझना। तो एक डाइजेस्टिव एंजाइम है ये, जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है, बट प्रॉब्लम क्या है, ये पेप्सिनोजन है इनएक्टिव होता है। क्या होता है ये, इनएक्टिव। और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जितना भी प्रोटीन आप खाएंगे वो पेप्सिनोजन पहले डाइजेस्ट करेगा। डन। तो अब पेप्सिनोजन तो इनएक्टिव है, तो मैम ये किस तरीके से प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएगा, तो हमें इसको एक्टिव फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो हम इसको एक्टिव फॉर्म में लेकर आएंगे और इसकी एक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिन। क्या होती है, पेप्सिन होती है इसकी एक्टिव फॉर्म, और दिस इज द एक्टिव फॉर्म। और ये एक्टिव फॉर्म क्या करेगी, मतलब ये पेप्सिन क्या करेगा, ये डाइजेस्ट कर देगा प्रोटीन्स को, डाइजेस्ट दी प्रोटीन। तो मैम इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव कैसे किसने करा, ये काम करा स्टूडेंट्स, ये काम करता है HCl। कौन करता है ये, HCl। HCl इस पेप्सिनोजन को जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे आगे जाके प्रोटीन का डाइजेशन हो सके। तो HCl के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो बोर्ड में आ चुका है, ये बोर्ड का PYQ रह चुका है ये वाला क्वेश्चन।
ये बोर्ड का PYQ था भाई। तो अभी इसको स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन मिल जाएगा दोबारा से। पहले लो इसका स्क्रीनशॉट, लो आ जाओ भैया। तो सबसे पहली बात, रोल ऑफ एसिड टू मेक अ एसिडिक मीडियम विच इज नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन को एक्टिवेट करने का काम HCl का होता है। नेक्स्ट, टू किल द बैक्टीरिया विच द फूड में कंटेन, और उस बैक्टीरिया को मारना जो फूड के अंदर था। समझे वाला पॉइंट? समझे नहीं समझे जल्दी से बताइए। तो HCl का रोल समझ में आ गया? यस मैम, हमें HCl का रोल समझ में आ चुका है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है? अब जैसे मैम जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, जैसे प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, लिपिड्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो ये जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फूड मटेरियल में तोड़ रहे होते हैं। समझे वाला पॉइंट आप लोग मेरा? जैसे कि द फूड वी ईट इज़ अ कॉम्प्लेक्स, हम जो फूड खा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास प्रोटीन है, अब प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फूड है स्टूडेंट्स, इसको बॉडी एज सच यूज नहीं कर पाएगी। आपको इस प्रोटीन को तोड़ना ही पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स जो है ये बॉडी यूज कर सकती है। अब जैसे मान लो मैं ले लूं किसको, कार्बोहाइड्रेट को ले लूं, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ भी यही प्रॉब्लम है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स है, हम इसको एज इट इज नहीं यूज कर सकते, तो हमें इसको सिंपल शुगर्स में तोड़ना पड़ेगा। जैसे लिपिड्स की बात करूं, लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं, हम उनको एज सच ब्लड के अंदर ट्रैवल नहीं करा सकते, तो हमें देखते हैं हमें लिपिड्स को तोड़ना पड़ेगा जो टूटेंगे अल्टीमेटली फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। तो इनको तोड़ने के लिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे एंजाइम्स लगेंगे, वही है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जैसे प्रोटीन को दो एंजाइम तोड़ेंगे, एक तोड़ेगा कौन सा, पेप्सिन, और एक तोड़ेगा ट्रिप्सिन। कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेंगे, जैसे सलाइवरी अमाइलेज मुंह में तोड़ता है इसको, कार्बोहाइड्रेट्स। फिर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आएंगे जहाँ पे पैनक्रियाटिक अमाइलेज होगा जो तोड़ेगा इसको फर्दर। और जैसे लिपिड्स को लाइपेज तोड़ेगा, कौन तोड़ेगा, लिपिड को लाइपेज तोड़ेगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज आएगा और इसको तोड़ देगा अल्टीमेटली। तो हम ये देखते हैं कि इट कंटेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन दीज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ऐसे हैं सिंपलर मॉलिक्यूल, सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, जिससे कि ये हमारे इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन को कौन तोड़ेगा, प्रोटीन को दो एंजाइम तोड़ेंगे। जैसे यहाँ से प्रोटीन दो एंजाइम के थ्रू टूटेगा, एक तो ट्रिप्सिन के थ्रू और एक पेप्सिन के थ्रू। पेप्सिन के थ्रू तो स्टमक में टूटेगा, बट अल्टीमेटली इतना नहीं टूट पाएगा, तो पूरी तरीके से टूटेगा कहाँ पर जाकर, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, जिसमें से पैनक्रियाज से एक एंजाइम आएगा ट्रिप्सिन, वो तोड़ेगा इसको। समझे? फिर कार्बोहाइड्रेट टूटेगा आपका अमाइलेज के थ्रू। अमाइलेज एक तो आपका सलाइवरी अमाइलेज होगा जहाँ पे 30% स्टार्च डाइजेस्ट होगा बॉडी के, मतलब माउथ के अंदर, तो सलाइवरी अमाइलेज तोड़ेगा इसको पहले, तो 30% ये तोड़ देगा, बट ये पूरी तरीके से नहीं टूट पाएगा। तो फिर आएगा पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो पैनक्रियाज से आएगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। फिर आएगा आपका लिपिड, लिपिड को तोड़ेगा लाइपेज। कौन तोड़ेगा स्टूडेंट्स लिपिड को, लाइपेज तोड़ेगा। अब लाइपेज पहले तो स्टमक में एक्ट करेगा, बट पीएच इसको नहीं मिल पाएगा सफिशिएंट, तो ये अल्टीमेटली जो सही से काम है वो कहाँ से करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर करेगा, जहाँ पर इसको सही पीएच मिलेगा। और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स वहाँ से आएंगे, उसमें से लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज होगा, वो इसको अल्टीमेटली तोड़ देगा किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। अब ये जो फूड है, ये जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, ये सिंपल फॉर्म हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। और ये एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, ये एब्जॉर्प्शन होगा, ये एब्जॉर्ब होगा कहाँ से, एब्जॉर्ब थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एब्जॉर्ब हो जाएगा। डन? समझ में आने वाली चीज आप लोगों को? यस मैम समझ में आ गई। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जरा जल्दी से। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है स्टूडेंट्स वो किस तरीके से डिजाइन हुआ हुआ है फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। आओ जरा बताती हूँ इसका आंसर। कोई नहीं, बहुत आसान है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स कोई सीधी वॉल्स नहीं है, वो इस तरीके से मुड़ी हुई हैं। बोला था मैंने ये चीज़, देखो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। जैसे मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसकी वॉल्स ना ऐसे आबड़ खाबड़ है, ऐसे 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 दिख रही है आप लोगों को, ऐसे आबड़ खाबड़ इसकी वॉल्स हैं। तो अगर मैं इसकी एक निकाल के दिखाऊँ, मतलब आपको एक बड़ा व्यू दिखाऊँ, तो आपको व्यू ऐसा नजर आएगा। इसको बोलते हैं प्लाइके सर्कुलरिस। तो अब हम ये देखते हैं इसके ऊपर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसे इसके ऊपर और भी ज्यादा ऐसे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं विलाई।
क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग इसको बोलते हैं विलाई। मैं बताती हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों इतना तगड़ा एब्जॉर्प्शन चल रहा है। फिर इसके ऊपर एक और सेल्स बैठी हुई हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। यहाँ पर मैं ऊपर बताती हूँ, यहाँ पे ऐसे ये क्या है स्टूडेंट्स, ये जो मैं येलो कलर से बना रही हूँ, दीज आर द माइक्रोविलाइज, जो और भी ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ा रही हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो क्या क्या है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका क्या, प्लाइका सर्कुलरिस, ये हो गया आपका विलाई। दिस इज द जो आपका ये वाला पार्ट है ना, दिस, ये आपका जो मैं लेवेंडर में यहाँ पे मैंने बनाया है, this part, which I am coloring here. डन। अब देखो यहाँ पर देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करते हैं कि मैम बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं जो एब्जॉर्ब होनी है, जैसे कि आपका मान लो यहाँ पे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये सब कुछ चीज़ें होगी यहाँ पे, मान लो ये सब कुछ हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होनी है। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर ऐसे ब्लड वेसल आएगी, ऐसे यहाँ पे ऐसे मान लो ब्लड वेसल आएगी, और हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट्स कि वहाँ से ये मटेरियल इस तरीके से यहाँ पर एंट्री लेगा माइक्रोविलाइज में, फिर अल्टीमेटली विलाई में आएगा, एंड देन यहाँ से होता हुआ ये ब्लड वेसल्स में चली जाएंगी चीज़ें। अब जब ये ब्लड वेसल में चली जाएंगी तो अब ये ब्लड जहाँ पर भी जाएगा वो जाता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन देने के लिए भी ब्लड आएगा। हम देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से आपको पूरा पैटर्न नजर आएगा। ऐसा आपको पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर एक और स्पेशल वेसल आएगी जिसको हम बोलेंगे लैक्टियल। इस तरीके से आएगी, वो व्हाइट कलर की होती है। कैसी होती है? व्हाइट कलर की। ऐसे मान लो ये आ गई व्हाइट कलर की, ये है लैक्टियल। तो ये लैक्टियल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितना भी फैट होता है ना वो ये लैक्टियल ही लेकर जाती है। क्या जितना भी फैट यहाँ पर हमें लगेगा वो सब फैट कौन लेकर जाएगी स्टूडेंट? लैक्टियल ही लेकर जाएगी। तो हम ये देखेंगे दिस येलो पार्ट इज अ माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई जो सरफेस एरिया को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। तो कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन हुई हुई है? इस तरीके से डिजाइन हुई हुई है, माइक्रोविलाई और भी ज्यादा बढ़ा रही है। देन दिस इज द विलाई, डन। और इस तरीके से ब्लड वेसल्स हो गई, ये लैक्टियल हो गई आपकी। लैक्टियल क्या लेकर जा रही है? लैक्टियल एब्जॉर्ब कर रही है फैट को, एब्जॉर्ब्स फैट, ये फैट को एब्जॉर्ब कर रही होती है। समझे वाला पॉइंट आप लोग? और जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, मतलब अमाइनो एसिड्स वगैरह, वो सब कुछ ब्लड के थ्रू होता हुआ चला जाता है। तो इस तरीके से आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डिजाइन हुआ है। तो आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी बनाना है वहां पर और एक्सप्लेन भी कर आना है। समझे वाला पॉइंट आप लोग? हटा दो इसको, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो अब देखो नेक्स्ट, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइन टू प्रोवाइड मैक्सिमम एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। हमें मैक्सिमम एरिया चाहिए, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके से डिजाइन हुई हुई है। समझे वाला पॉइंट आप लोग? एंड इट ट्रांसफर इनटू द ब्लड फॉर इट सर्कुलेशन इनटू बॉडी। और फिर हमें उसको ब्लड में देना पड़ेगा क्योंकि ब्लड ही उसको हर सेल तक पहुंचा कर आएगा। फॉर दिस द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। जैसे आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे दिस पार्ट, ये न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रही है विलाई, और उसके ऊपर भी माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? आपकी माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। देख पा रहे हैं आप अंदर की तरफ ब्लड वेसल की सप्लाई, विच टेक द एब्जॉर्ब फूड, जो एब्जॉर्ब फूड को लेगी ईच हर एक सेल तक पहुंचाएगी। समझे? तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, मेरे से लिख के ले जाओ तुम, क्योंकि PYQ है। क्या है ये PYQ है, बार बार आता है। ये लोग हमेशा पूछते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरीके से डिजाइन हुई है एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट
मे बी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्योंकि हमने शायद 10 क्वेश्चन कर लिया है. व्हाट एडवांटेजेस ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. ओके, ये बोल रहे हैं कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनके पास क्या ऐसा एडवांटेज है जो एक्वाटिक एनिमल्स के पास नहीं है, ऑक्सीजन वाला. अब देखो एक बात आप बताओ, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, देखो मैं बताती हूँ दोनों का डिफरेंस यहाँ पे बताती हूँ. यहाँ पे एक्वाटिक का बताऊंगी और यहाँ पर बताऊंगी टेरेस्ट्रियल का. एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल का मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे. अब एक्वाटिक में आप क्या चीज नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स, एक्वाटिक में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो पानी में रहते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी में रहते हैं, तो वो यूज करते हैं, यूज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं. क्या करते हैं, वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से एक्वाटिक जो होगा वो डिसॉल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे. अब पानी में ऑक्सीजन कम डिसॉल्व रह पाती है, तो जिसकी वजह से एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म कम से कम ही ऑक्सीजन यूज कर पाते हैं, जितनी भी होती है वो ले लेते हैं. कैसे लेते हैं, उनका ब्रीदिंग रेट जो होता है ना वो फास्ट होता है, ब्रीदिंग रेट उनका इंक्रीज हो जाता है. भाई एक बात बताओ, ऑलरेडी आपके पास ऑक्सीजन कम है और आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी सांसें लोगे ना ऐसे, तो ये होता है ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होना, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है, जितनी भी है उतनी तो ले लो ना कम से कम. अब टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, ये क्या करते हैं, यूज़ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, यूज़ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. और हम लोग ये देखते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो इनका ब्रीदिंग रेट ना कम होता है एज कम्पेयर टू एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स. इनका ब्रीदिंग रेट स्लो एज कंपेयर टू एक्वाटिक एनिमल्स. ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है बोर्ड के पीवाईक्यू में, ये भी पीवाईक्यू रह चुका है भाई बोर्ड का, समझ जाओ तुम लोग. तो ये दोनों में डिफरेंस होता है कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के पास ये फायदा नहीं होता, उनका ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन की जो डिसॉल्व ऑक्सीजन वो कम रहती है. बट हमारे पास क्या फ़ायदा है कि हमारे पास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा ब्रीदिंग रेट भी सही है. समझे वाला पॉइंट आप लोग. तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आया था, बोर्ड में एक क्वेश्चन और आया था कि ब्रीदिंग रेट क्यों फास्टर होती है एक्वाटिक के एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल. तो ये रीज़न होता है क्योंकि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो वाटर में से डिसॉल्व ऑक्सीजन को निकालते हैं और फिर उसको लेते हैं, और डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन निकालने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीदिंग करके. समझे वाला पॉइंट. यस मैम, स्क्रीनशॉट लो भाई, स्क्रीनशॉट पढ़ो जरा आंसर. अब एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द सराउंडिंग वाटर. भाई एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं. सिंस एयर डिसॉल्व इन वाटर हैज फेयरली लो कॉन्सेंट्रेशन, अब ऑक्सीजन ना कम ही डिसॉल्व हो पाती है पानी में, द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैव मच फास्टर रेट. तो इस वजह से एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का फास्टर रेट होता है ब्रीदिंग का. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को लेते हैं फ्रॉम द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जैसे लंग्स के थ्रू. हेंस दे हैव मच लेस ब्रीदिंग. हाँ, इनका जो रेट होता है, मतलब हम लोग का जो रेट होता है वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म से कम होता है. तो इसी के साथ भाई मैंने 10 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर मास्टर कराए हैं. अगर कोई डाउट रहा है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर करके डालो, मैं नेक्स्ट सेशन में उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी. और स्टूडेंट्स वापस से बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन. देख रहे हो आप कंटेंट डिलीवरी हम लोगों की, तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है. अगर CBSE बोर्ड से हो तो KG से लेकर क्लास 12 तक की एजुकेशन हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराते हैं. स्टेट बोर्ड से हो जैसे कि MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस. और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहाँ से अवेल कर सकते हैं. और आप हमें कहाँ फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप. इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं. तो भाई मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. तो भाई बने रहना मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर. थैंक यू सो मच.